नमस्कार। 8 बज चुके हैं और एक बार फिर से एक अरसे के बाद जनसुलभ के मंच से आप सबों के साथ होना बहुत सुखद लग रहा है। सबसे पहले तो कृपया कोई बताएं कि मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ताकि मैं बात आगे बढ़ाऊं। जी, एज्यूम कि मुझे आप लोग देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक बार फिर से आप सबको नमस्कार। बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिलना हो रहा है। ये एक अजीब सा दौर है। मैं कोविड की बात कर रही हूँ। अब तो लगभग 2 साल होने को आए। एक दिन न जाने कहाँ से यह दुश्मन आया और हम पर आक्रमण कर बैठा और हम सब बस भ्रमित चकित रह गए। एक कन्फ्यूज़न, क्योंकि हम सब इसे महसूस तो कर पा रहे थे लेकिन अपने दुश्मन को देख नहीं पा रहे थे और यह बहुत डरावना था। एक लंबा दौर चला, जैसा कि हम सब जानते भुक्तभोगी हैं कि हम सब ने साथ साथ झेला। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। हमें पता नहीं था इस समस्या से कैसे सामना करना है और यह बहुत एक डरावना अनुभव था जब हम नहीं जानते कि किस तरफ से कौन आक्रमण कर रहा है। हम बस देख सकते थे, त्रासदियों को महसूस कर सकते थे, लेकिन हम उसका मुकाबला कर नहीं पा रहे थे और ये एक लंबा दौर चला। तो मैं ये सब बातें, कुछ बातें इसलिए आप लोगों से कर रही हूँ कि आज जो कहानी मैं पढ़कर सुनाने जा रही हूँ उसकी पृष्ठभूमि से आप सबों को अवगत कराना चाह रही थी, क्योंकि हम सब अपने वातावरण, अपने एनवायरनमेंट की उपज हैं और हमारे जीवन से, हमारे अनुभव जगत से हमारे लेखन का एक सीधा संपर्क होता है, उसका प्रभाव पड़ता है। तो जो कहानियाँ जन्म लेती है वो किस हालात में या किन हालातों में उनका जन्म होता है, किस तरह से होता है। नमस्ते मैम, चंद्रकला त्रिपाठी जी, नमस्कार। आप आई। तो यह बात मैं बताना चाह रही थी। एक लंबा दौर चला, हम सब साथ साथ झेल रहे थे, अपने अपने घरों में बंद, लेकिन हम सब एक साथ थे, अपने दुखों में, अपनी त्रासदियों में, अपने शोक में। एक अजीब सी स्थिति थी कि सब साथ भुगत रहे थे लेकिन एक दूसरे से दूर थे। और उस समय इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने, ये मीडिया ने, इन सब ने हमें जोड़ कर रखा। ये एक बहुत अच्छी बात हुई इन सब में। इसकी उपयोगिता क्या है ये हम सब ने देखा। और उस दौर में ये हुआ कि एक अवसाद का माहौल बन गया। लिखने पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं हो पा रहा था, कुछ लिख नहीं पा रहे थे, सब कुछ निरर्थक लगने लगा था कि जब जीवन ही नहीं तो फिर किसके लिए यह सब हो। उस समय मीडिया का शोर अलग से था। एक समय के बाद मुझे लगा कि मुझे ये जो पूरी नकारात्मकता फैली हुई है चारों तरफ, एक नेगेटिव माहौल बना हुआ, इससे खुद को किसी तरह से दूर अलग करना है। जानकारी तो हमें चाहिए, लेकिन जो एक हवा क्रिएट किया जा रहा था, एक बदहवासी, एक डर, इससे दूर होना था, थोड़ा निरपेक्ष होना था, थोड़ा निर्लिप्त होना था। तो फिर मैंने न्यूज़ देखना बंद कर दिया, जैसे मेरे कई मित्रों ने भी किया, साहित्यिक मित्रों ने भी किया। उन्होंने न्यूज़ देखना बंद किया, मैंने भी किया और अपने को हर तरफ से काट कर फिर मैंने अपना मन खुद को समेटा और फिर
लिखने पढ़ने में मन लगाया। ये 2020 की बात है। तो उस समय मैंने फिर काफ़ी लिखा। कुछ महीनों में, 2-4 महीनों में, वर्ष के अंत में मैंने 5-6 कहानियाँ लिखी, एक उपन्यास अपना पूरा किया। और इस तरह से यह काफ़ी सृजनात्मक रूप से काफ़ी एक उर्वर समय रहा, मैं कह सकती हूँ। लेकिन फिर दूसरी लहर आई। हम लोग संभल ही रहे थे, जीवन किसी तरह बैक टू नॉर्मल हो रहा था, हम लोग स्वाभाविक जीवन की तरफ मुड़ रहे थे। तब हम लोगों ने अचानक से फिर दोबारा हमला हुआ और इसने बहुत बुरी तरह से इस बार प्रभावित किया। सबसे बड़ी बात जो थी कि जो अपने परिचित थे, अपने मित्र थे, कितने साहित्यिक शब्दकर्मी हमारे जो मित्र थे, उनका देहांत हो गया, निधन हो गया। उस समय फेसबुक खोलते हुए भी डर लगता था कि पता नहीं कौन सी बुरी खबर आएगी, मिल जाएगी। और इन सब बातों ने बहुत बुरा असर डाला। एक तरह से एक अवसाद का माहौल बना और फिर से पढ़ने लिखने से मन उचट गया। नमस्कार नमस्कार सुमति सक्सेना लाल जी, आप आई। तो मैं कह रही थी कि इन सब से फिर एक अवसाद का माहौल बना और पढ़ने लिखने का पूरा जो मन था, एक मनस्थिति होती है, वह ख़त्म हो गई। और मैं आपको बताऊं कि पूरा साल अब तो ख़त्म होने को आया, नवंबर का महीना है और इस साल मैंने एक भी शब्द नहीं लिखा। कुछ लोगों के जाने का दुख, अपने प्रियजनों की चिंता और एक गृहिणी, एक माँ होने के नाते अपने बच्चों की सुरक्षा, इन बातों ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया और ये जिम्मेदारी मुझ पर थी कि मैं उनको सुरक्षित रखूं, क्योंकि बच्चे लापरवाही कर जाते हैं। इन बातों ने काफ़ी तनाव क्रिएट किया और पढ़ने लिखने का उससे मन उचट गया और मैं लिख नहीं पाई। और इस साल मैंने कुछ भी नहीं लिखा। और वक्त एक बुरा दौर होता है कभी कभी। पिछले कई महीनों से व्यक्तिगत रूप से मनीष वैद्य जी, व्यक्तिगत रूप से भी मैं कुछ अस्वस्थ रही। पहले तो आँखों में बहुत समस्या हुई। डॉक्टर ने इसे रेटिनोपैथी समझा, डायबिटीज़ से, क्योंकि मुझे डायबिटीज़ है। और इससे मैं बहुत परेशान हुई, क्योंकि कुछ भी चलता है लेकिन आँखों में रोशनी ना होना, ये इस बात को सोचा भी नहीं जा सकता है। तो मैं बहुत परेशान थी। काफ़ी टेस्ट भाग दौड़ के बाद फिर ये कंफर्म हुआ कि नहीं, रेटिनोपैथी नहीं है, लेकिन मेरा शुगर प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ था। और फिर मैंने तय किया, जीवन में पहली बार मैं आप सबको बताऊं कि मैं बहुत ही लापरवाह हूँ उस तरह से अपने प्रति, अपनी सेहत का ध्यान। सब डांट तो पड़ती है, मैंने नहीं रखा। और नियम से रहना, अनुशासनहीन आप कह सकते हैं। हालांकि मैं एक टीचर हूँ, बच्चों को ये पढ़ाती सिखाती हूँ, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में मैं बहुत अराजक रही, इस अर्थ में कि समय पर खाना सोना और बहुत मनमौजी रही। रात रात भर लिखना जागना, कहीं संतुलन नहीं था। लेकिन पहली बार लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे सीरियस होना चाहिए। और मैंने एक्सरसाइज शुरू किया, चलना फिरना और डाइटिंग की, और मेरा शुगर एकदम कंट्रोल में आ गया और प्रेशर भी, और मेरा वज़न भी काफ़ी घटा। और मैं बहुत खुश थी और लग रहा था कि इस बार मैंने कुछ बड़ा काम किया है सचमुच। और मैंने पक्का निर्णय ले लिया था कि अब अनुशासन में रहना है। एक उम्र के बाद अब हम वो लापरवाही नहीं बरत सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। फिर कुछ समस्या हुई। कुछ दिनों तक मैंने ऑब्ज़र्व किया, अपने शरीर को ध्यान में रखा। मुझे लगा कहीं कुछ गड़बड़, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। और फिर एक दिन मैं फिर डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर, अस्पताल में इसलिए भी नहीं जाती थी कि जाते ही वो लोग पकड़ लेते हैं और इतने सारे टेस्ट करवाते हैं। तो मैं इतनी फेडअप हो चुकी थी दवाई और अस्पताल से और बीमारी से, तो मैं इनसे दूर ही रहना पसंद करती थी। तो जब मैं अस्पताल गई और फिर वही हुआ, उन लोगों ने पकड़ लिया, खूब सारे टेस्ट वेस्ट किए और अंत में
जो बैक ऑफ द माइंड जो एक आशंका थी कि ये कैंसर है, तो फिर वो कंफर्म हुआ। उसके बाद से 1 महीने से बस इसी में लगी हुई हूँ। एक दिन हम फॉलोअप के लिए नहीं जाते, चेकअप के लिए नहीं जाते हैं कि भाई समय नहीं है, लेकिन अब ऐसा हुआ है कि बस फिर समय की कोई सीमा नहीं है। आप बैठे रहें, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाएं, इतनी सारी दवाइयाँ खाई, ये करें वो करें। तो मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ कि मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि शायद मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, कई मंच पर मैं बता चुकी हूँ कि जब मुझे 2009 में कैंसर हुआ था, उस समय से मैंने लिखना शुरू किया था। और मेरी पहली कहानी एक अरसे के बाद, बचपन में तो लिखती थी, लेकिन एक अरसे के बाद जब मैंने पहली कहानी लिखी तो अस्पताल में लिखी। अचानक से मुझे लगा था जब बीमार पड़ी कि पहले लगता था कि सभी को पता था कि मैं लिखना पसंद करती हूँ, बचपन में लिखती भी थी, छपती भी थी, लेकिन सब फिर मैंने छोड़ दिया था, व्यस्त हो गई थी दूसरी बातों में। सब कहते थे लिखो लिखो, तो मैं हमेशा ये कहना चाहती थी कि जब चाहूँगी ये मैं शुरू कर लूँगी, ये तो अपने हाथ में है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जब 2009 में कैंसर कंफर्म हुआ तो उस समय मुझे लगा कि हम जीवन को कुछ ज़्यादा ही टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और समय का सदुपयोग होना चाहिए। मुझे कुछ लिखना चाहिए, अंदर इतना कुछ भरा हुआ है। और उस समय मैंने अस्पताल में पहली कहानी लिखी, जो कई बार मैं बता भी चुकी हूँ आप सबको कि वो हंस में छपी पिंडदान, और फिर हंस की 25 वर्षों की श्रेष्ठ कहानियों में भी उस कहानी को स्थान मिला। तो उन्हीं दिनों मैंने एक और कहानी लिखी थी, अस्पताल के बेड पर ही। मैं बता दूँ, जो कहानी मैं पढ़कर सुनाने जा रही हूँ, गुलमोहर, यह कहानी उन्हीं दिनों मैंने लिखी थी। तो लेखक हमेशा कहानी के संधान में रहता है, संभावना देखता है। आम लोग जिस दृश्य को, जिस घटना को देखकर आगे बढ़ जाते हैं, उसमें लेखक एक लेखकीय दृष्टि से जब लेखक देखता है तो उसी कहानी की संभावना उसमें दिख जाती है और वो उसे कहानी वो लिख लेता है। तो उसमें कुछ कल्पना होती है, कुछ यथार्थ, कुछ अपना व्यक्तिगत अनुभव, सब मिला जुला कर ही एक कहानी बनती है। तो ये जो गुलमोहर कहानी लिखी है, इसका विषय ही कुछ ऐसा है कि एक कैंसर पेशेंट की कहानी, एक हाउसवाइफ की, वो किस तरह से इस ऑडियो से गुज़रती है, इसे हैंडल करती है। तो मैं एक बात यहाँ डिस्क्लेमर की तरह बताना चाहूँगी कि इस कहानी में जो भी मैंने लिखा है उससे मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव है बिल्कुल अलग है। कहानी बनाने के लिए भी आपको बहुत कुछ उसमें जोड़ना पड़ता है। जीवन तो सीधा सपाट सा होता है, उसमें कहानी की तरह वो मोड़, नाटकीयता या वो तत्व नहीं होते। कई बार ज़िंदगी में कई बार कोई कंक्लूशन नहीं होता है, बस सर पर ज़िंदगी भागती रहती है। लेकिन कहानी को कहानी बनाने के लिए इसमें कुछ मैंने अतिरिक्त जोड़ा, कुछ अपनी कल्पनाओं का सहारा लिया। तो एक अजीब सा संजोग है, मैं बताऊं कि ऐसा लग रहा है जैसे 12 साल पहले कैंसर हुआ था और उसके साथ मेरी कहानी की यात्रा शुरू हुई थी। और आज जब अचानक मुझे फिर कैंसर दोबारा हुआ, तो जब मैं अस्पताल में थी तो फिर वही मेरी पहली किताब, कहानी संग्रह, इस बार फिर से सुभदा बुक्स से नए कलेवर में और नए साज सज्जा के साथ बहुत बेहतरीन ढंग से दोबारा छप कर आया और किताब मेरे पास पहुंची। तो ये अजीब लग रहा है, जैसे जीवन जो है वो एक फुल सर्कल, इट केम टू ए फुल सर्कल। जैसे ये जहाँ से मैंने एक यात्रा शुरू की थी और उसके बाद ना जाने मैं कितना चलती रही, कितनी दूर तक निकल आई, लेकिन अचानक से लग रहा है कि जीवन ने फिर वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया है। उसी स्थिति में वही परिस्थिति है। फिर आई एम विद कैंसर और मेरे सामने मेरी वो पहली किताब है और वो कहानी है। और इन कहानियों में
वह समय कैद है। तो वो समय जैसे मेरी आंखों के सामने जीवंत हो उठा है, चलचित्र की तरह चल रहा है। और एक बार मैं फिर नॉस्टैल्जिक फील कर रही हूँ उस तरह से कि वो जो स्मृतियाँ हैं वह जीवित हो गई हैं, वह जीवित हो गई मेरे सामने आ खड़ी हुई हैं। कहानी की विधा पर, उसकी लेखकीय प्रक्रिया पर तो मैं आप सबसे क्या कहूँ, अधिकतर आप सब मेरे साहित्यिक मित्र हैं और इन चीज़ों से आप सभी गुज़रते हैं, तो उस पर कुछ बातें होंगी कहानी पाठ के बाद। और अगर आपके कोई प्रश्न होंगे तो पहले तो मैं आपको वह कहानी पढ़कर सुना देती हूँ। और मैं बहुत अच्छा पढ़ती नहीं हूँ, प्लीज़ बेयर विथ मी, कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन और उम्मीद है कि आप बोर नहीं होंगे। कहानी थोड़ी सी लंबी है, मैं कोशिश करूँगी कि इसे जल्दी समेट सकूँ। तो ये कहानी, इसकी पृष्ठभूमि मैंने आपको बताई कि ये कहानी मैंने कब लिखी थी, और अब इतने सालों बाद ये किताब फिर से छपकर दोबारा इसका ये सुहदा बुक्स से ये किताब आई है, और अनकही, और उसमें से मैं आपको गुलमोहर कहानी पढ़कर सुनाने जा रही हूँ। गुलमोहर। खिड़की पर झुके गुलमोहर को वह बिस्तर पर लेटी लेटी देखती रही थी। कैसा खूबसूरत रंग है, जैसे आग लगी हो। कई दिनों की अनवरत बारिश के बाद आज धूप निकली है। नीला आकाश साफ झक होकर आईने की तरह चमक उठा है। पिछले कई महीनों से जैसे उसने जीवन को खिड़की से ही देखा था। मौसम के बदलते हुए तेवर के साथ क्षण क्षण रंग बदलते हुए, चेहरा बदलते हुए, मगर उदासी का एक दवा सा एहसास अंतःसलीला नदी की तरह अंदर ही अंदर चुपचाप बहता रहा था। उसके अस्तित्व को किस्तों में तोड़ते हुए, बिखेरते हुए, सतही तौर पर भले ही उसने हंसना, बोलना नहीं छोड़ा था, मगर कहीं गहरे वह जानती थी वह अंदर से टूटती जा रही है, शायद फिर कभी न जुड़ने के लिए। वह निशब्द दरकना और ऊपर से बने रहने का प्रयास बहुत थका देने वाला था। गहरी सांस लेते हुए उसने खिड़की से दृष्टि हटा ली थी। पहले ये सब इतना हताशाजनक नहीं था, क्योंकि तब उसके अंदर की ऊर्जा इस तरह से चुक नहीं गई थी। वह मजबूत थी। अपनों का साथ हो तो इंसान हर विपदा का सामना कर लेता है। वह अकेलापन ही होता है जो उसे असमय तोड़कर रख देता है। बीमारी के शुरू के दिन उसके लिए बेहद मुश्किल थे। उसके परिवार के लिए भी आसान नहीं रहा होगा, मगर उन्होंने मिलजुल कर झेल लिए थे। उसे याद है जिस दिन उसका कैंसर कन्फर्म हुआ था, प्रवीर किस तरह डाइनिंग रूम में देर तक चुपचाप बैठा रह गया था। उसने खुद ही उठाकर मेडिकल रिपोर्ट पढ़ ली थी। दोनों ही कुछ बोल नहीं पाए थे। शाम को बच्चे स्कूल से लौटे तो दोनों उनके सामने सहज होने के प्रयत्न में बार बार असहज होते रहे थे। उस रात प्रवीर देर तक बालकनी में खड़ा सिगरेट पीता रहा था। बाद में वह ही उसे बिस्तर पर बुला लाई थी। तब सुबह होने में ज़्यादा देर नहीं थी शायद। उसके बाद कुछ महीने दुःस्वप्न की तरह बीते थे।
10 दिन के अंदर 2 ऑपरेशन, तरह तरह के टेस्ट, दवाइयाँ, अस्पतालों के अंतहीन चक्कर और इन सब के बीच एक सर्वग्रासी डर किसी भीषण अज्ञात का कुछ सांघातिक घट जाने का। रात दिन पूरा परिवार अंदर ही अंदर घुल रहा था, मगर ऊपर से एक दूसरे के लिए सामान्य होने का अभिनय किए जा रहे थे। यह स्थिति सबसे ज़्यादा त्रासद थी। एक एक ऑपरेशन होता, नमूना परीक्षण के लिए लैब भेजा जाता और वे किसी अनहोनी की आशंका में अपने आप में सिमटे सिकुड़े बैठे रहते। यह प्रतीक्षा उन्हें तोड़ रही थी। हालांकि कैंसर ज़्यादा फैला नहीं था, मगर केमोथेरेपी तथा उसके बाद रेडिएशन लेना ज़रूरी था। उनके छोटे से शहर में ये सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण उन्हें इलाज के लिए किसी दूसरे शहर जाना था। प्रवीण का अपना व्यापार था, बच्चों के स्कूल थे, समझ में नहीं आ रहा था, मगर क्या किया जाए। बानी जी पुणे में थी, उन्होंने उसे अपने पास बुला लिया। बानी जी के पास रहकर इलाज करवाने से उनकी कई समस्याओं का हल हो गया था। प्रवीण का काम तथा बच्चों की पढ़ाई निर्विघ्न जारी रह सकती थी। शुरू में सब कुछ अपेक्षा के अनुरूप होता रहा था। वह बानी दी के साथ अस्पताल जाया करती थी। शनिवार के दिन प्रवीण बच्चों के साथ मिलने आ जाता था। पहल 1-2 केमो के बाद वह अपने घर भी वापस आ गई थी, मगर सफ़र की तकलीफ़ें झेल नहीं पाई थी। उल्टियाँ बहुत बढ़ गई थी, जी भी घबराता रहता था। फिर सफ़र में परहेज़ करना भी बहुत मुश्किल था। घर पहुंचकर वह केमो के असर तथा सफ़र की थकान से दिनों तक बीमार पड़ी रही थी। इसलिए इलाज के दौरान बानी दी के पास ही रहने का फैसला लिया गया था। प्रवीण के लिए भी अपना काम तथा बच्चों की पढ़ाई रोककर बार बार आना कठिन था। हर अवस्था से उसका मन इस व्यवस्था से उसका मन तो बहुत छटपटाया, मगर मन मारकर उसे रहना ही पड़ा। घर से दूर होकर उसने जाना था घर क्या होता है। घर की छोटी छोटी बातों में कितनी खुशी, कैसा सुख छिपा होता है। इसका एहसास भी उसे पहली बार इतनी शिद्दत से हुआ था। रोज़मर्रा के जिन कामों से उसे ऊब होती थी, अब वही उसे सुंदर सपनों की तरह लुभाने लगे थे। सुबह का नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना। प्रवीण बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए ऑफिस जाता था। जाते हुए दोनों बच्चे दूर तक हाथ हिलाते जाते थे, बाय माँ। अस्पताल के बिस्तर पर तरह तरह के यंत्रों नलियों से घिरी वह अपने परिवार को याद करती रहती। अभी प्रवीण सुबह की चाय पी रहा होगा। गुड़िया अपने अनगढ़ हाथों से स्कूल की तैयारी कर रही होगी। कभी कभी एक एक पल गुजारना मुश्किल हो जाता था। रातों को अपेक्षाकृत शांति होती तो वह चुपचाप रोती रहती। एक बार नाइट ड्यूटी पर आई नर्स के पूछने पर उसने बहाना बना दिया था कि आंखों में कुछ पड़ गया है। दोनों आंखों में? नर्स कौतुक से मुस्कुराई थी। अब वह किसी को क्या बताती कि वह आंखों में बाहें रखे क्यों सोती है, क्यों गर्मी लगने पर भी चेहरे से चादर नहीं हटाती, क्यों बार बार चेहरा धोआती है। शुरू में घर से फ़ोन लगातार आते थे, मगर धीरे धीरे वह भी कम हो गया था। प्रवीण का काम बढ़ गया था। बच्चों के इम्तिहान भी करीब आ रहे थे। उसे हर पल इंतज़ार रहता था, मगर शिकायत करती तो किससे करती। राउंड पर आए डॉक्टर विवेक ने एक बार उसे रोते हुए देख लिया था। वह अटपटे बहाने गढ़ने लगी थी। सर में दर्द है, आंखों का इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है,
डॉक्टर विवेक मुस्कुराते हुए सामने बैठ गए थे। तब तो आपको एक बड़ा सा इंजेक्शन लगाना पड़ेगा मिस पॉल। आप झूठ बोल रही हैं ना? मैं नब्ज देख कर बता सकता हूँ। वह झेप कर रह गई थी। अच्छी किताबें पढ़िए, प्राणायाम तो ज़रूर कीजिए, आपका मन लगा रहेगा, सेहत के लिए भी अच्छा है। इसके बाद राउंड पड़ाकर डॉक्टर विवेक प्रायः कुछ देर के लिए उसके पास रुक जाते थे। एक बार बेगम अख्तर की सीडी भी दे गए थे। इस तकलीफ और अकेलेपन के बीच डॉक्टर विवेक का थोड़ी देर के लिए उससे हंस बोल लेना उसे अनजाने ही अच्छा लगने लगा था। अब प्रवीण बच्चों के फ़ोन के साथ उसे डॉक्टर विवेक का भी इंतज़ार रहने लगा था। उनके आने का समय होता तो उसकी आंखें अनायास आईने की तरफ उठ जाती। वह कई बार स्वयं को डॉक्टर विवेक की नज़रों से देखने लगती थी। एक बार उसकी केस फाइल देखते हुए डॉक्टर विवेक ने आश्चर्य से कहा था, 42? आर यू श्योर मिसेस पॉल? आप 30 से ज़्यादा की नहीं लगती। और क्या, आपसे 10 साल बड़ी होंगी। अच्छा, आप समझती हैं मैं मान लूँगा। डॉक्टर विवेक की दोस्ती की वजह से अब दिन कुछ हल्के फुल्के गुजरने लगे थे। अस्पताल की सफ़ेद नीली दीवारें, पर्दे और एक तटस्थ सी चुप्पी के बीच एक अनकहे इंतज़ार में रात दिन आते जाते रहते थे। उसने दिन गिनना छोड़ दिए थे, कैलेंडर की ओर देखना छोड़ दिया था, अपनी घड़ी उतार कर रख दी थी। हर तरह से इस इंतज़ार से छूट जाने का प्रयत्न किया था, मगर वह जानती थी यह उसके अंदर बना रह गया है। हर पल, हर क्षण अच्छे दिनों का इंतज़ार, दर्द, तकलीफ, डर से छूटने का इंतज़ार, ज़िंदगी का इंतज़ार, खुशियों का इंतज़ार। ठीक से सो नहीं पाती थी, बार बार उठकर अपना मोबाइल चेक करती थी। शायद प्रवीण का एसएमएस आया हो, शायद गुड़िया ने मिस कॉल दिया हो। उस दिन दोनों बच्चे मोबाइल छीन छीन कर एक दूसरे की शिकायत कर रहे थे। माँ, दादा ने मेरा कलर बॉक्स डस्टबिन में फेंक दिया। नहीं माँ, इसने मेरा होमवर्क पहले फाड़ा था, मुझे स्कूल में डांट पड़ी, पनिश भी हुआ। उनको चुप कराते कराते वह स्वयं अजीब सुख से भरकर रो पड़ी थी। ईश्वर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरा छोटा सा घर, मेरी ज़िंदगी वापस दे दो। इस घर को बनाने में उसने स्वयं को खपा दिया था, अपनी महत्वाकांक्षाओं और सपनों की बलि दे दी थी। शादी के बाद पीएचडी के लिए उसका शोध कार्य रुक गया था। मानव पैदा हुआ तो उसने अपनी लेक्चरर की नौकरी भी छोड़ दी। प्रवीण भी यही चाहता था। शादी के बाद उसका परिवार ही उसकी पूरी दुनिया बन गया था। आज उसी परिवार के छूट जाने से जैसे उसके पास कुछ भी नहीं रह गया था, वह खुद भी नहीं। इतना अकेला उसने स्वयं को इससे पहले कभी महसूस नहीं किया था। इन दिनों जब भी वह उकताकर प्रवीण को फ़ोन करती, वह एक दो बातें करके व्यस्तता का बहाना कर फ़ोन रख देता था। उसका मन भर आता, मगर कुछ कह नहीं पाती, बस एक अनबूझ दुख अंदर ही अंदर बना रहता। वह रुक गई तो क्या उसके साथ दुनिया भी रुक जाएगी? सबका काम है, जिंदगी है, सिर्फ एक वह है जो जिंदा तो है मगर उसके पास जिंदगी नहीं है। उसकी ज़िंदगी तो वही जिंदगियां थी जो आज उसे अकेला छोड़ अपनी अपनी राह चल पड़ी है। बच्चों से पूछती तो यही सुनने को मिलता कि पापा लंच पर घर नहीं आते, होमवर्क नहीं कराते। पूछने पर प्रवीण ना जाने क्यों अकस्मात चिढ़ गया था, तुम तो वहाँ जाकर बैठ गई हो, यहाँ 10 झमेले मेरे सर हैं, क्या क्या संभालूं। रात दिन एक प्रेजेंटेशन की तैयारी में लगा हूँ। मेरा मतलब ये नहीं था। वह मायूस हो उठी थी,
पर लंच घर पर नहीं लेते, रोज़ रोज़ होटल का खाना। नहीं विभा, अपने घर से नहीं, विभा अपने घर से बनाकर लाती है, वरना मेरी तो हालत ख़राब हो जाती। ऐसी एसिडिटी हो रही थी कि बस। ये तो अच्छा हुआ, उसने रुंधे गले से कहा था, जैसे स्वयं को ही विश्वास दिलाने का प्रयत्न कर रही हो कि जो कुछ हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। बाद में गुड़िया ने बताया था, पापा चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स की मीटिंग में दिल्ली गए हैं। विभा आंटी ने वहाँ से उसके लिए बार्बी डॉल लाने का वादा किया है। इसके बाद कई दिनों तक प्रवीण का फ़ोन नहीं आया था। केमो की वजह से उसे पेट का भयंकर इन्फेक्शन हो गया था। उल्टी, दस्त, बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा था। आईवी के ज़रिए भारी मात्रा में एंटीबायोटिक्स दिया जा रहा था। मन और शरीर की दुहरी मार ने 8-10 दिन में ही उसे बेहद कमज़ोर बना दिया था। बाद में प्रवीण ने उसे बताया था, मीटिंग के बाद उनकी आउटिंग की व्यवस्था की गई थी। चांदनी रात में ताजमहल वाकई अद्भुत दिखता है। विभा ने तो अनारकली के गेटअप में तस्वीर भी खिंचवाई। उसने उम्मीद से भरकर पूछा था, शनिवार को आओगे ना? तुम लोगों से मिले बहुत दिन हो गए। नहीं, बहुत काम है। फिर तुम ठीक भी हो? बिना जिद किए उसने फ़ोन रखकर खिड़की से बाहर देखा था। गुलमोहर के फूल प्राय खत्म हो आए थे। पिछली बार जाते हुए प्रवीण ने उसके आंसू पोंछे थे। मैं तुम्हें जल्दी घर ले जाऊंगा अपराजिता, उसने अपने अनजाने ही उंगलियों से क्रॉस बनाया था। कई दिनों बाद डॉक्टर विवेक लौटे तो उसे देखकर चौंक पड़े। अरे, आप बहुत चिंता करती हैं क्या? मुझे प्रवीण का नंबर दीजिए, बात करता हूँ उनसे। डॉक्टर विवेक गणेश पूजा के अवसर पर अपने गांव गए थे। वहाँ उनके परिवार ने उनके लिए कोई लड़की भी पसंद कर रखी थी। क्यों डॉक्टर, कोई लड़की पसंद आई? उसने मुस्कुराते हुए उन्हें छेड़ा था। अरे कहाँ मिसेस अपराजिता, एक तो कोई पसंद नहीं आती और जो पसंद आती है उसकी शादी हो चुकी होती है पहले ही। कैसी लड़की चाहिए आपको, कहिए तो मैं ढूंढ दूँ। अपनी जैसी लड़की ढूंढ दीजिए, अभी शादी कर लूँगा। उनकी बात सुनकर वह झेप कर रह गई थी। उठकर अपना चेहरा आईने में देखा था। आँखों के नीचे स्याह घेरे, जर्द चेहरा, नीली बैगनी धारियों से भरी बाहें, सुई आईवी लगा लगा कर अब हाथ में कोई नस नहीं बची थी। खुद अपनी ओर देखा नहीं जाता। कोई मेरी जैसी औरत से क्या शादी करेगा? एक अनाम सुख से भरकर वह सोचती रही थी। प्रवीण की उपेक्षा ने उसे कब से उदास कर रखा था। उस रात केमो की रंगीन बोतल को देखकर उसे गुलमोहर के पीले नारंगी फूल याद आए थे। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर भी उसे कुछ दिन अकेले ही रहना पड़ा था। बानी दी अपने पति के साथ थोड़े दिनों के लिए मालदीव गई हुई थी। वैसे घर में नौकर चौकीदार सभी थे। बीच बीच से लंदन से बड़े भैया का फ़ोन भी आ जाता था। इन दिनों उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। पूरी शाम टेरेस पर चुपचाप बैठी रहती। आकाश में उड़ते पंछियों को देखकर मन एक अनाम इच्छा से भर उठता था। सब अपने अपने घर लौट रहे हैं। वह अपने घर कब लौटेगी? उसे अपने आंगन का तुलसी चौड़ा याद आता। आषाढ़ की भीगी हुई नीली संध्या में हरसिंगार के फूलों के बीच झिलमिलाता हुआ दिया उसकी सुनहरी लौ में जैसे पूरे आंगन में सुख स्वप्न की धारा बहती रहती थी। वहाँ खड़ी होकर उसने सालों अपने परिवार के लिए मंगल कामना की थी। शाम ढले वह चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली आती। सुख वैभव से भरे घर में एक अनकही उदासी बिछी रहती थी। घर इंसान और उसके रिश्तों से बनता है, ईंट पत्थर का वैभव ईंट पत्थर या वैभव से नहीं। उसने पहली बार इस सच्चाई को इतनी शिद्दत से महसूस किया था। उस रात प्रवीण ने ना फ़ोन किया था, ना उसका फ़ोन उठाया था। दूसरे दिन पता चला था
दूसरे दिन पता चला था प्रवीर की पूरी रात विवाह के यहाँ रुकना पड़ गया था। उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने उसे अकेली छोड़ने से मना किया था। उसकी तबीयत मना किया था। घर में कोई दूसरा था नहीं, वह अकेली रहती है। बेचारी बहुत डर गई थी, मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रही थी। प्रवीर की बातें सुनकर उसका बदन घुलाने लगा था। रात भर उल्टी होती रही थी। सुबह तक कमज़ोरी बहुत बढ़ गई थी। थोड़े दिन बाद हेमोग्राम करवाने वह अस्पताल गई थी तो डॉक्टर विवेक उसे चाय के लिए कैंटीन ले गए। मिस्टर प्रवीर 2 महीने से आपसे मिलने नहीं आए? चाय पीते हुए उन्होंने गंभीर होकर पूछा था। मैंने उनसे बात की थी, पता नहीं अच्छे मूड में नहीं लग रहे थे। कह रहे थे अपराजिता के जो प्रॉब्लम्स हैं उसे आप लोग सुलझा सकते हैं, मैं नहीं। मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ। वह चुपचाप चाय पीती रही थी। कोई भी सफाई देना यहाँ निरर्थक था। डॉक्टर विवेक उसकी तरफ देखते रहते। आप खुश रहा कीजिए मिसेस अपराजिता, उदासी आप पर अच्छी नहीं लगती। उस दिन उसने आईने में अपना चेहरा फिर से देखा था। चेहरा तमतमाया हुआ था, तपेदीक के बीमार की तरह। आज उसे अपने बालों की कमी बहुत साल रही थी। कितने खूबसूरत बाल थे उसके, केमो के पहले डोज के साथ ही झड़ गए थे। सुबह उठकर आईने में स्वयं को देखकर वह देर तक रोती रही थी। गंजे माथे पर बिंदी कितनी अजीब लग रही थी। पीछे बाल जटा में बदल कर लटक रहे थे। प्रवीर ने उसके गंजे सर पर नज़र पड़ते ही झटके से दूसरी तरफ नज़र फेर ली थी। सारा दिन वह उसकी तरफ देखने से बचता रहा था। बच्चे भी सहम गए थे। एक अजीब क्षोभ और विद्रोह से भर उठी थी वह। 2 दिन सर पर रुमाल लपेटकर घूमने के बाद उसने नंगे सर घूमना शुरू कर दिया था। उसे देखकर विवाह के सामने जहाँ प्रवीर बिल्कुल अपदस्थ हो उठा था, वहीं विवाह अपनी आंखों की चमक छिपा नहीं पाई थी। उस रात प्रवीर उस पर बिफर पड़ा था। तुमने नंगे सर क्यों घूमना शुरू कर दिया? कितना भद्दा लगता है। जो हुआ है उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं ना प्रवीर, फिर मैं क्यों छिपती फिरूं? तुमसे बहस कौन करे? प्रवीर मुंह फेर कर सो गया था। चेहरों के बदलने की, रिश्तों के टूटने की वह शुरुआत थी। परिवर्तन की इन खामोश आहटों को सुन वह अदृश्य आतंक से भर उठी थी। असुरक्षा की भावना से इंसान अपने चारों तरफ जो दीवार खड़ी कर लेता है, एक दिन उससे घिर के स्वयं अकेला हो जाता है। खुद के और अपनों के बीच शायद वह खुद ही एक दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। न खुद किसी तक पहुंच पाता है, न किसी को अपने पास आने देता है। उपेक्षा के एहसास में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आकर्षित करने के लिए उसकी शिकायतों का सिलसिला बढ़ता ही चला गया था। वह चिड़चिड़ी हो गई थी। हर छोटी मोटी बात पर लड़ पड़ती थी। रात दिन तकलीफ़ों की शिकायत करती रहती, कराहती रहती। अब सोचती है तो लगता है उसने सब कुछ पाने के चक्कर में सब कुछ खो दिया था। उसने ज़िंदगी को जितना समेटने की कोशिश की, ज़िंदगी उतना ही बिखरती चली गई। अगले शनिवार जब पूरा परिवार उससे मिलने आया, उसने सब कुछ बदला पाया। प्रवीर बार बार जाकर मोबाइल पर किसी से दबी आवाज़ में बातें कर रहा था। बच्चों के मुंह से बार बार विवाह आंटी का नाम सुनकर वह और भी मायूस हो उठी। माँ, विवाह आंटी तुमसे भी अच्छा पिज़्ज़ा बनाती है। प्रवीर में भी कई तब्दीलियाँ आई थी। उसके कपड़े ज़्यादा रंगीन हो गए थे। उसने तरह तरह के कोलोन आफ्टर शेव का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। दोपहर को प्रवीर नहाने के लिए बाथरूम गया तो गुड़िया उसका पर्स लेकर चिल्लाने लगी, भैया देख विवाह आंटी का फ़ोटो। प्रवीर ने बाहर निकलकर उसके हाथ से अपना पर्स छीन लिया था। वह दूसरी तरफ मुंह फेरे अनजान बनी पड़ी रही थी। आंसू एक आंख से दूसरी आंख तक बहते रहे थे देर तक। प्रवीर ने झुककर वह जाग रही है या नहीं, शायद यही देखने का प्रयास किया था। शाम को टेरेस पर चाय पीते हुए उसने बात छेड़ी थी, मेरी तबीयत का ये हाल है,
बच्चों की बड़ी चिंता होती है। सोचो मत, सब ठीक हो जाएगा, प्रवीण ने तटस्थ भाव से कहा था। मुझे कुछ हो गया तो माना विवाह बच्चों की बड़ी परवाह करती है, मगर कौन दूसरों को हमेशा संभालता है। विवाह ऐसी नहीं है, वह हमेशा। कहते कहते प्रवीण अचानक रुक गया था। वह उसे एक टक देख रही थी। प्रवीण का चेहरा लाल हो उठा था। वह उठकर अंदर चला गया था। आज उसे अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए थे। आस्था अनास्था के मारक द्वंद्व के बीच जीना कितना कठिन था। आज वह यातना की सारी हदों से गुजर गई थी। मन में तूफान के गुजर जाने के बाद की शांति थी। अब सब कुछ उजड़ चुका था। कुछ उजड़ने की चिंता से वह मुक्त हो गई थी। दूसरे दिन जब सब वापस जाने लगे, उसने सहज ढंग से सबको विदा किया। प्रवीण ने हाथ पकड़ा तो उसने धीरे स्वयं को छुड़ा लिया। ठीक रहना प्रवीण। प्रवीण उसकी तरफ सीधा देख नहीं पा रहा था। कार स्टार्ट करते हुए उसने धूप का चश्मा पहन लिया था। जाती हुई कार को देखते हुए उसके अंदर अजीब सी चुप्पी थी, जैसे अक्सर अस्पताल के कॉरिडोर में पसरी हुई मिलती है। अपने अंदर की किसी दीवार में आज उसने खुद को हमेशा के लिए चुनवा दिया था। बहुत जी लिया। उस दिन उसने प्राणायाम नहीं किया। दवाइयाँ भी पड़ी रही। दूसरे दिन उसे अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। उसका बुखार उतर नहीं रहा था। 4-5 दिन कैसे बीत गए उसे पता भी न चला। प्रवीण घर पहुंचते ही दूसरे दिन 1 महीने के लिए विदेश चला गया था। विवाह ने गुड़िया से फिर बारबी लाने का वादा किया था। छोटी मौसी घर संभाल रही थी। शाम को वानी दी उससे मिलने आई थी रजनीगंधा का गुलदस्ता लेकर। रजनीगंधा तुझे बहुत पसंद है ना? उसने फूलों की तरफ देखा तक नहीं था। आज सोनोग्राफी, हेमोग्राम, कार्डियोग्राम, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट सभी कुछ करवाना था। उसे खून आना शुरू हो गया था। शायद ब्लड काउंट बहुत गिर गया था। कल रात से उसके जबड़े तथा सीने में भी दर्द होने लगा था। डॉक्टर विवेक के चेहरे पर चिंता साफ देखी जा सकती थी। टेस्ट रिपोर्ट आने पर वे वानी दी तथा जीजाजी को अपने ऑफिस में बुला ले गए थे। दोनों लौटे तो वानी दी का चेहरा उतरा हुआ था। शायद वह रोती रही थी। उसने उदासीन भाव से पूछा था, कितने दिन? उसके सवाल पर वानी दी फफक फफक कर रो पड़ी थी। जीजाजी ने पूछा था, प्रवीण को बुला ले? नहीं, नाहक परेशान होंगे, बहुत काम है, बाद में तो आना ही है। सुबह के राउंड पर डॉक्टर विवेक आए तो वह सामान्य ढंग से मुस्कुराई थी। क्यों डॉक्टर, अभी लड़की ढूंढ रहे हैं? नहीं, मिल तो गई है, बस वह मान जाए। उसने गंभीरता से उसे देखा था। एक और ऑपरेशन होना है, इसने हमें अपनी तरफ से कोशिश तो करनी ही चाहिए। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। उसने अपनी आंखें मूंद ली थी। इसके बाद के दिन फिर एक दुःस्वप्न का लंबा सिलसिला बन गया था। ऑपरेशन, टेस्ट, दवाइयाँ, दर्द और दर्द। बिस्तर पर वह जागी सोई सी पड़ी रहती। यथार्थ कल्पना में फर्क करना कठिन हो गया था। कभी वह जैसे अपने घर में होती, कभी आंखें खोलकर स्वयं को डॉक्टर, नर्स, मरीजों, नलियों के बीच घिरी पाती। गुड़िया, मानव को बुला लिया गया था। दोनों उस पर झुके हुए थे। माँ माँ। गुड़िया, होमवर्क हुआ? मानव, उसे सताओ मत। सेडेटिव्स के प्रभाव में वह नशे में डूबती उतरती रही थी, जैसे लहरों पर तैर रही हो। बड़े भैया भी लंदन से आ गए थे, साथ में भाभी भी थी। प्रवीण जल्दी ही आ रहा है, उससे कई बार कहा गया था। उसने पूछा नहीं था। डॉक्टर विवेक आसपास बने हुए थे। मिसेस पाल, आपने हौसला क्यों छोड़ दिया? नहीं, बस अब कुछ अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर, मेरा चेहरा कहाँ गया? डॉक्टर, मेरा चेहरा कहाँ गया? मेरा घर कहाँ है? वह हिलक हिलक कर रो रही थी।
किसी ने जैसे चुपके से उसके कान में कहा था, आप बहुत खूबसूरत है, मेरी नज़र से देखिए। उसने चेहरों की भीड़ में डॉक्टर विवेक को ढूंढा था, नहीं, कहीं कोई नहीं था। उसे अब मुक्ति चाहिए। ये मोह की मरीचिका उसे कब तक भरमाएगी। उसने गुड़िया की नन्ही उंगलियों से अपना हाथ छुड़ाया था, मानव को पड़े धकेला था। तुलसी का दिया अब भी झिलमिला रहा है। भगवान, भगवान मेरा घर बना रहे। वह अपनी जवा फूल बनी आँखें झपकाती है। ये मेरा मंगलसूत्र है, ये मेरा बिस्तर है, ये मेरा नाम है, श्रीमती प्रवीण पाल। आह, दुखता है अब और नहीं। हटा लो ये नलियाँ, ये दवाइयाँ, ये चाकू छुरियाँ। माँ, मांगो। जीजा जी बच्चों को बाहर ले गए हैं। बीना दी सरहाने रो रही है। भैया जीजा जी से कह रहे हैं प्रवीण भोर रात तक पहुंच रहा है। क्या इतना समय है हमारे पास? हाँ, विवेक जीजाजी के प्रश्न का कोई जवाब नहीं देते। नर्सों को डांटते वह अपनी टाई ढीली करते हैं। बड़ी घुटन हो रही है। सबके अंदर एक इंतजार सा बना हुआ है, कुछ घटने का, कुछ ना घटने का। न जाने वह अभागा पल कौन सा है। दिन भर की अफरा तफरी के बाद वार्ड नंबर 10 अब शांत है। अस्पताल के कर्मचारी चुपचाप अपनी अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं या मौका पाकर इधर उधर ऊँघ रहे हैं। बीमार नशीली नींद में डूबे हुए हैं। कॉरिडोर में रात दवाई की तरह महक रही है। दूर कहीं रेडियो बज रहा है। पहली मंजिल में कोई रुक रुक कर कढ़ा रहा है। नर्स स्टेशन में फ़ोन की घंटी लगातार बज रही है, मगर कोई फ़ोन उठा नहीं रहा है। रात के अंतिम राउंड में डॉक्टर विवेक उसके कमरे में आए हैं। वह जाग रही है। उसके कढ़ाने की आवाज़ आ रही है। डॉक्टर विवेक ने उसका हाथ पकड़ लिया है। बानी दी भयभीत एक कोने में खड़ी है। उसका रोना बंद नहीं हुआ है। डॉक्टर विवेक, लड़की पसंद आई? उसके लहजे में अजीब उन्माद सा है। वह ढूंढती हुई नज़र से दरवाजे की ओर देख रही है। बाहर अकस्मात बारिश शुरू हो गई है। तेज़ हवा में पेड़ पौधे दुहरे हुए जा रहे हैं। डॉक्टर विवेक ने उसका हाथ और सख्ती से पकड़ लिया। मिसेस पॉल, मुझे कोई अच्छी नहीं लगती, मगर उसे तो वह बहुत अच्छी लगती है। पिज़्ज़ा भी अच्छा बनाती है। आप अच्छी हो जाएंगी। हाँ, मैं भी बहुत जीना चाहती थी। डॉक्टर, आपने ही तो कहा था। वह शायद रोना चाहती है, मगर उसके गले से सिर्फ घड़घड़ाहट की आवाज़ निकल रही है। इतनी बारिश में वह कैसे आएंगे? वह फिर दरवाजे की तरफ देख रही है। मेरे बाल भी झड़ गए। आप बहुत खूबसूरत है, 30 से ज़्यादा की नहीं लगती। आपको चश्मे की ज़रूरत है। शायद वह हंस रही है। उसका शरीर ऐंठने लगा है, चेहरा तमतमा उठा है। मैं तो जीना चाहती थी डॉक्टर। अब वह फिर से रो रही थी शायद। मिसेस पाल, डॉक्टर विवेक उसे धीरे से हिला रहे हैं। बानी दी रोती हुई बाहर गई है, शायद घर फ़ोन करने। उसने थरथराते हुए डॉक्टर विवेक का हाथ पकड़ लिया है। मेरा चेहरा कहाँ गया डॉक्टर? और यह जर्द रंग, झुर्रियाँ, नीली स्याह दाढ़ियाँ, कितना दुखता है। खून और खून। मुझे ताजमहल देखना है चांदी रात में। ये गहने गुड़िया के लिए, सिर्फ मंगलसूत्र मेरा। बाहर तेज बिजली चमक रही है। पूरा कमरा सफ़ेद रोशनी के झमाकों से भर गया है। एक भी फूल नहीं बचा। वह फटी फटी आंखों से बाहर देख रही है। कितने फूल थे। अचानक तेज थकान से भरकर उसने आंखें बंद कर ली है। अंदर परकटे पंछी सा कुछ छटपटा रहा है। एक काला भंवर अपने अंदर सब कुछ समोता जा रहा है। उसका चेहरा, गुलमोहर के फूल, गुड़िया की उजली हंसी। प्रवीण ने उसके भीगे बालों में अपना चेहरा छिपा लिया। सुबह नहाकर तुम मोगरे के ताजे गजरे सी महकती हो। कैसी खुनक भरी मीठी धूप है। प्रवीण, उठो, ऑफिस नहीं जाना? प्रवीण ने फिर से चादर अपने चेहरे पर खींच ली है। बड़ा आलसी है। मेरा हाथ पकड़े रहना, उधर मत देखना। रस्सी के झूले पर दोनों चल रहे हैं। नीचे अलकनंदा बह रही है। उनकी शादी हुई अभी 10 दिन ही हुए हैं। माथे पर कितना सारा सिंदूर दबदबा रहा है। तुमने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया प्रवीर? मैं डूब गई ना। कितना उपालंब भरा था उसका स्वर में।
मैं आपका हाथ पकड़े हुए हूँ मिसेस पाल। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? वह अपने सूने हाथों को देख रही है। सब कुछ डूब रहा है। सब कुछ डूब रहा है। सांसें, आवाज़ें, रोशनी, चेहरे। कैसा स्याह है ये समंदर। वह चिंघाड़ती हुई लहरों को काटती है। कैसी काली रात। सुबह कहाँ है? वह टटोल रही है। सब कुछ कहाँ खो गया? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। प्रवीण उसे अपनी बाहों में बांधे हुए है। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। रह रह कर बिजली चमक रही है। उसे बिजली से बहुत डर लगता है। मिसेस पाल, मैं हूँ ना। उसके इर्द गिर्द ये बाहें किसकी है? ये महक। वह अपने पर झुके हुए उस भीगे चेहरे को टटोलती है। उसने कहा था मुझे घर ले जाएगा। मैं हूँ ना। माँ आड़ना। उसकी नज़रों में एक काला कंबल चढ़ गया है। आवाज़ें दूर होती जा रही है। शायद ये गुड़िया की आवाज़ है, नहीं मानव की। उफ, ये ठंडा काला पानी का रेला कैसे हड़हड़ा कर ऊपर चढ़ रहा है। ठोड़ी तक, नाक तक, आँखों तक। ऐसे तो वह पूरी डूब जाएगी। प्रवीर। काली नदी में क्षण क्षण डूबता हुआ उसका हाथ हिल रहा है। प्रवीर, आप मुझसे शादी करेंगी क्या? कैसा वाहियात सवाल है। उससे सांस नहीं ली जा रही है। सीने में, गले में एक काला नाग कुंडली मार रहा है, लिपट रहा है, पेंच कस रहा है। उसका फेफड़ा सूज रहा है, दम घुट रहा है। थोड़ी हवा, बस थोड़ी हवा। प्रवीर चुपचाप किनारे पर खड़ा है। उसकी बारबी अपनी लंबी पलकें झपका रही है। उसके सुनहरे बाल हवा में उड़ रहे हैं। बाल सब झड़ गए। अरे, वह तो सचमुच डूब रही है। उसने मुझसे कहा था। उसकी आवाज़ में एक पड़कटे पंछी की सी छटपटाहट है। चारों तरफ टूटे हुए पंख ही पंख फैले हैं। आप मुझसे शादी करेंगी? आप मुझसे शादी करेंगी? ये कौन रो रहा है? उसका माथा भीग गया है। वह उस आंसुओं से तर चेहरे की ओर देखती है। उसने कहा था वह किसी तरह इस बर्फीले पानी से बाहर निकल जाए। अरे, प्रवीण तो मुड़कर जा रहा है। इस बार की मीटिंग गोवा में होगी। बारबी उसकी तरफ देखकर हाथ हिला रही है। समंदर की नीली लहरों में उसके सुनहरे बाल पिघला सोना बनकर लहरा रहे हैं। अब और नहीं। उसके हाथ पांव एक एक कर शून्य होते जा रहे हैं, अंतरिक्ष में गायब हो रहे हैं। एक काला गह्वर सब कुछ लीलता जा रहा है। वह बर्फ की सिल्ली बन गई है। दो पिघली आंखों के सिवा अब कुछ भी जिंदा नहीं, उम्मीद भी नहीं। वह सचमुच मर गई है। मगर काले झील में पूरी तरह से डूबते हुए उसका हाथ अब भी हिल रहा है। प्रवीर, ये उम्मीद से आगे की कोई चीज़ थी शायद, जो हर इंसान को अपने भगवान से होता है। बानीदी दरवाजे के पास बैठी फफक रही है। नर्सें चुपचाप सारे यंत्र उपकरण हटा रही है। प्रवीर अभी तक नहीं पहुंच पाया था। कफन ओढ़ाने से पहले डॉक्टर विवेक ने झुककर धीरे से जैसे कुछ कहा था और फिर चुपचाप कमरे से निकल गया था। उन्होंने बार बार अपराजिता से जो सवाल आज किया था, उसके जवाब की अपेक्षा उसे शायद कभी नहीं थी। खिड़की के बाहर गुलमोहर के सारे फूल झड़ गए थे। कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है मैं ठीक से पढ़ पाई और आप तक संप्रेषित हो पाई। आप लोगों को कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया से ज़रूर अवगत करवाएंगे। इसके साथ ही मैं नहीं जानती यहाँ कोई अवसर है कि नहीं किसी प्रश्न उत्तर का। फिर भी अगर आप लोग कुछ कहना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मैं इंतज़ार करूँगी थोड़ी देर। जी, पूनम जी, थैंक्स। जी, थैंक्स। कोई सवाल, कोई कुछ पूछना चाहे आप लोगों में से? हालांकि इस कहानी की पृष्ठभूमि चूँकि मैंने आप सबों से पहले ही साझा किया था, तो आप लोगों को कहानी बेहतर समझ आई होगी।
और किस मनस्थिति में, किन परिस्थितियों में कहानी लिखी गई। एक बात मैं आज यहाँ आप सबको बताना चाह रही हूँ कि लोग बहुत आसानी से चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं, लेकिन ये हम ही जानते हैं कि इन कहानियों के तलाश में हम कहाँ कहाँ भटकते हैं, किस तरह के जीवन अनुभव हम बटोरते हैं, कहाँ कहाँ से इसकी सामग्री, इसका विषय जुटाते हैं। जीवन इतना बड़ा है, इतना व्यापक है, इतनी विविधताओं से भरा हुआ है और इतने अनुभव हैं, तो अपने पास ही लिखने के लिए इतना कुछ है कि अभी भी लगता है कि मैंने 10% भी जो मुझे कहना है वह मैं कह नहीं पाई हूँ। तो इतने भरे पूरे अनुभव संसार में जब इतना कुछ अपने पास है, तो लोग चुराने के लिए कहीं और क्यों जाएगा। और अधिकतर कहानियाँ आँखें देखी है, जो मैंने अनुभव किया, जो अपने जीवन में मैंने जिया या अपने आसपास अनुभव किया, बहुत संवेदनशील थी शुरू से। तो सिर्फ अपने जीवन से ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी मैं बहुत ऑब्ज़र्व करती रही हूँ और उनसे बहुत प्रभावित होती रही हूँ। तो एक कहानी में न जाने किसकी कहानी आती है, किसका अनुभव, कौन सी घटना, कौन सी दुर्घटना, और इनसे कहानियाँ बनती हैं। तो सच कहती हूँ कि ये भी एक आज मैं ये एक बहुत कटु बात, शायद एक बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ कि आपने देखा होगा कि कोई बहुत मेहनत से घर बनाता है और कोई चुपचाप बैठकर देखता है। कुछ पंछी भी ऐसे होते हैं, वो कोई मेहनत नहीं करते हैं, और जब बहुत मेहनत से कोई अपना नीड़, अपना घोंसला बनाता है, तो कोई पंछी आकर कहता है ये मेरा घर है, ये मेरा घोंसला है, ये मेरा है। तो ये चोरी नहीं है, ये डकैती है। जब आप किसी की बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम, बहुत मन से किए गए काम को बस उस पर हाथ रख देते हैं और कहते हैं ये मेरी चीज़ है, ये तो आपने मुझसे चुराया है, तो सच कहती हूँ कि बहुत तकलीफ़ होती है। ये डकैती है। आप किसी पर चोरी का इल्ज़ाम जब लगाते हैं इस तरह से, तब आप डकैती, खुद डकैती कर रहे होते हैं। हमें विषय के लिए कहीं पड़ोस में जाने की ज़रूरत नहीं, जब अपने जीवन में इतना अनुभव है, इतना कुछ है। बहुत सी बातें हैं जो कहनी है और कभी कहूँगी भी किसी इंटरव्यू में या अपने संस्मरण में। Why was the time? 8:58। जी 58 मिनट बीत चुके हैं। मेरे ख्याल से 1 घंटे तक का ये कार्यक्रम था। तो आप लोगों ने बड़े धैर्य से मुझे सुना और मुझे भी सचमुच ये थेराप्यूटिक है कि अकेले पड़ी और जब अपनों का साथ होता है, अपनों के बीच होती हूँ, तो लगता है जीवित हूँ। और ये एक बहुत बड़ी दवा है, और मेरी तो असली दवा आप सभी हैं। आप सबका स्नेह, आप सबका प्रेम, आप सबका साहचर्य है। तो बहुत अच्छा लगा। और जनसुलभ लाइब्रेरी, इनका भी हृदय से आभार कि इन्होंने मुझे एक मौका दिया कि मैं आप सबके पास आ सकूं, कुछ समय आप सबों के साथ बिता सकूं, अपने अनुभव साझा कर सकूं, अपनी कहानी आप लोगों को सुना सकूं। और अपनी, ये मेरे ख्याल से मेरी दूसरी कहानी थी। उस समय कहानी में कुछ अनगढ़पन होगा भाषा के स्तर पर या शैली के स्तर पर, लेकिन जैसी भी है, बस मन की कहानी है, मन से लिखती हूँ। और जब मुझे लोग पूछते भी हैं, कहानी के टिप्स मांगते हैं, या वर्कशॉप में लोग पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं, तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि मुझे कुछ तकनीक वकनीक आती नहीं है। मैं किसी काम की तरह कहानी को नहीं देखती कि इसकी स्ट्रेटजी तय करूँ, इस पर प्लान करूँ। बस मन में संवेदनाएं होती है, कलम उठाती हूँ और जैसे जैसे जो बातें अंदर से अपने आप एक झरने की तरह निकलती है और मैं उसे लिखती जाती हूँ। और कई बार तो अधिकतर ऐसा हुआ है कि मैंने दूसरा ड्राफ्ट भी नहीं किया, पहली ड्राफ्ट की कहानी, उपन्यास भी मेरा ऐसा है
ये एक ड्राफ्ट में मैंने कहानी लिखी है। तो मेरे लिए कहानी एक बहुत ही स्पॉन्टेनियस, एक बहुत ही आत्मिक चीज़ है। और जब मुझे लोग इस तरफ ध्यान दिलाने लगते हैं तो मैं थोड़ी परेशान हो जाती हूँ कि फिर मुझे लगता है कि ये कोई काम है, और काम करना उस तरह से मुझे पसंद नहीं है। लिखना मुझे पसंद है, लेकिन लेखन अगर मेरा काम बन जाए तो फिर ये मन के सुख की चीज़ है, काम नहीं है मेरे लिए उस अर्थ में। तो 1 घंटा होने को आए। अब मैं आप लोगों से इजाज़त लूँ। आप लोगों ने प्रतिक्रिया दी, मैं सबको पढ़ूँगी, सबका जवाब भी दूँगी, ज़रूर देंगे। यहाँ से मैं ठीक से देख नहीं पा रही हूँ, मेरी आईसाइट भी ठीक नहीं है इतनी। तो उम्मीद है मैंने आप लोगों को बहुत बोर नहीं किया, आप लोगों को कहानी ठीक लगी। कुछ बातें भी आपसे शेयर की कहानी के बारे में, पृष्ठभूमि, और इसका जो ये है, इसका जो तकनीकी पक्ष है, उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी यहाँ विद्वान हैं और अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं, विज्ञ हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इस उम्मीद के साथ कि आप सबको भी अच्छा लगा होगा। मैं अब आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार, फिर कभी मिलना होगा। मिलते हैं फिर।